So consumption is a function of income and wealth. ठीक है, तो यू हैव इनकम का डेटा, सो यू हैव कंजम्पशन डेटा, यू हैव इनकम डेटा एंड यू हैव वेल्थ का डेटा. तो जब आपने इसमें रिग्रेशन रन किया तो सपोज़ आपका आंसर आया दैट सी आई हैड इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 इनकम प्लस सपोज 0.4 वेल्थ. सपोज ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन है. तो अब आप इसमें क्या चेक करोगे? सो दिस इज़ योर बीटा 2 हैट एंड दिस इज़ योर बीटा 3 हैट. ठीक है, तो आप इनका इंडिविजुअल जब आप चेक करोगे सिग्निफिकेंस, सो आप नल हाइपोथेसिस लोगे दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लोगे दैट बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली आप नल हाइपोथेसिस यहाँ पे लोगे बीटा 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्टरनेट लोगे दैट बीटा 3 इज नॉट इक्वल टू 0. हमेशा याद रखना है नल और ऑल्टरनेट जब आप लिख रहे हो तब आप यहाँ हैट नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आप चेक पॉपुलेशन के लिए कर रहे हो यूजिंग द सैम्पल एविडेंस. जैसे हमने मीन और सैम्पल मीन में किया था. नल इज फॉर म्यू इज इक्वल्स टू 200 और म्यू नॉट इक्वल टू 200 एंड देन यू आर चेकिंग इट यूजिंग सैम्पल मीन. सिमिलरली हियर बीटा 2 and beta 3 are population parameters and you are checking their significance using the sample parameters which you have obtained. तो क्या होगा, क्योंकि इनके कैलकुलेशन में सो टी टेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे मॉड ऑफ टी यू विल गेट सो इट इज़ बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट. ठीक है, ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया कि वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट के अंडर रूट से. व्हाट इज़ वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट? What is variance of beta 2 hat in this case? It is sigma square by summation x2 square 1 minus r23 square 1 minus r23 square. तो r23 क्या है? The correlation coefficient between income and wealth. क्योंकि generally क्या होता है, wealthier people have higher incomes also. Wealthier people have higher incomes also generally. तो there is a possibility कि इनमें ज़्यादा high correlation आएगा. हाई कोरिलेशन आएगा तो क्या होगा कि 1 माइनस अ हाई नंबर इज़ अ स्मॉल नंबर, 1 माइनस अ हाई नंबर इज़ अ स्मॉल नंबर. ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया तो फ्रैक्शन बड़ा हो गया. तो वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट इज़ नाउ अ बिगर नंबर. तो स्टैंडर्ड एरर विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ ऑल्सो अ बिगर नंबर. स्टैंडर्ड एरर विच इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ अ बिगर नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सो अब डिनोमिनेटर आपका जो है वो स्मॉल हो गया, डिनोमिनेटर आपका स्मॉल हो गया. सॉरी, आपका जो है दिस इज़ अ बिग नंबर, डिनोमिनेटर इज़ अ बिग नंबर, बट टी टेस्ट टी की जो वैल्यू आई वो स्मॉल वैल्यू हो गई. ठीक है, अब हम चाहते क्या है कि टी की वैल्यू लार्ज आएगा, बिकॉज आप नल कब रिजेक्ट करते हो? व्हेन टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन टी क्रिटिकल. व्हेन टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन टी क्रिटिकल. कि अगर आपको ध्यान हो कि सी दिस इज़ द रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन रीजन है. तो ये सपोज़ आपका टी क्रिटिकल है. सो वी वांट कि टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी क्रिटिकल से ज़्यादा हो ताकि हम अपने नल को रिजेक्ट कर पाओ. हम चाहते हैं हमारा नल रिजेक्ट हो ताकि हम बोल सकें कि जो इनकम है वो एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है ऑफ कंजम्पशन का. इनकम इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन. तो वी वांट द नल टू बी रिजेक्टेड, बट क्योंकि टी कैलकुलेटेड की वैल्यू स्मॉल हो गई है, सो नाउ it would be difficult to reject the t status this null hypothesis based on the value which you will get. So जब multicollinearity है, so it is possible so one detection of multicollinearity is कि you will get individual coefficients जो होंगे, individual coefficients जो होंगे वो insignificant होंगे. Why? Because क्योंकि आपको मैंने बताया कि उनका वेरिएंस बढ़ गया, वेरिएंस बढ़ने से स्टैंडर्ड एरर बढ़ गया, स्टैंडर्ड एरर बढ़ने से आपका जो है डिनोमिनेटर अगर आपका जो है बढ़ गया तो टी की वैल्यू छोटी हो गई. सो टी कैलकुलेटेड जो है ग्रेटर नहीं होगा टी क्रिटिकल से. ठीक है, तो हम नल को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन एक्चुअली में तो वो कंजम्पशन में जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो तो दीज आर द राइट वेरिएबल्स की इनकम और वेल्थ से ही कंजम्पशन में वेरिएशन की बाय टू पीपल हैव डिफरेंट कंजम्पशन बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट इनकम एंड वेल्थ लेवल्स. ठीक है, तो वो वेरिएशन तो इसको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, बट क्योंकि मल्टीकोलिनियरिटी है तो इंडिविजुअली उनके कोफिशिएंट्स सिग्निफिकेंट आएंगे. बट आप जब एफ टेस्ट यूज़ करोगे, सी एफ टेस्ट यूज़ करने में आप स्टैंडर्ड एरर नहीं यूज़ कर रहे हैं ना. एफ टेस्ट यूज़ करने में आप क्या यूज़ करो? सो एफ टेस्ट इज़ आर स्क्वेयर 1 माइनस आर स्क्वेयर के माइनस 1 अपॉन एन माइनस के. सो एफ टेस्ट बेसिकली चेक्स फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करता है वो. तो इसमें तो स्टैंडर्ड एरर नहीं यूज़ हो रहा आपका बीटा 2 हैट एंड बीटा 3 हैट का.
ठीक है, वो तो ओवरऑल चेक कर रहा है कि इनकम एंड वेल्थ टुगेदर मिलाकर कितना वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो सपोज इसमें आर स्क्वायर आ रहा है 0.96 की 96% वेरिएशन जो है वो इनकम और वेल्थ मिलाकर कंजम्पशन में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आर स्क्वायर आपका हाई, आपने वेरिएबल्स ठीक चूज़ किए हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में मल्टी कोलिनियरिटी है, उनके बीच में मल्टी कोलिनियरिटी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, सो दिस इज़ द डिटेक्शन फॉर मल्टी कोलिनियरिटी कि आपके मॉडल में हाई आर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एफ टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है उससे। एफ टेस्ट में एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस इज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो दैट आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इंडिविजुअली आप कोफिशिएंट्स को जो है बोल रहे हो कि वो इनसिग्निफिकेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट इंडिकेशन दैट your data might be suffering from the problem of multicollinearity. ठीक है, the second test is simple. Second is high pairwise correlation. High pairwise correlation among explanatory variables. High pairwise correlation among explanatory variables. See, multicollinearity is what the correlation between explanatory variables. तो आप क्या चेक कर सकते हैं? सपोज आपके पास x2 और x3 दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में आप यू कैलकुलेट व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर और दो वेरिएबल्स हैं x2 और x4 में भी चेक कर लो, सो यू विल हैव r3 4। ठीक है, सो जनरली हम जो है ये देखते हैं दैट इफ़ द pairwise correlation between two explanatory variables, if the pairwise correlation between two explanatory variables is high, then multicollinearity might be existing। ठीक है ना, हाउ डू यू डिफाइन, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाई का क्या डेफिनेशन है, बट जनरली अगेन इसमें 0.8 से ज़्यादा ग्रेटर दैन 0.8 ले लेते हैं कि अगर x2 एंड x3 के बीच में जो है 0.8 से ज़्यादा कोरिलेशन है, सो मल्टी कोलिनियरिटी में भी एन इशू है कि यहाँ पर मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, द थर्ड मेथड इज़ subsidiary और auxiliary regressions। सब्सिडरी और ऑक्सिलरी रिग्रेशंस की हम इसमें सब्सिडरी रिग्रेशंस रन करते हैं। इसका क्या मतलब है? सपोज वी हैव 6 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, सपोज वी हैव 6 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स your explanatory variables are x2, x3, x4, x5, x6 and x7. So what do we do is we regress each x variable, regress each x variable on remaining x variables, regress each x variable on remaining x variables। तो हर x वेरिएबल को आपने बाकी x वेरिएबल्स पे रिग्रेस करना है। तो आपके कितने रिग्रेशन होंगे? जैसे आपने x2 को रिग्रेस किया ऑन, सो x2 ऑन x3, x4, x5, x6, x7, दिस इज़ वन रिग्रेशन, वन सब्सिडरी रिग्रेशन दैट x2 इज़ अ फंक्शन ऑफ x3, x4, x5, x6, x7। ठीक है, सिमिलरली आपने यू रिग्रेस x3 ऑन x2, x4, x5, x6, x7, तो जितने वेरिएबल्स हैं उतने ऑक्सिलरी रिग्रेशंस हो जाएंगे। सो यू हैव 6 ऑक्सिलरी रिग्रेशंस। सिमिलरली आपने जो है x4 को बाकी वेरिएबल्स पे रिग्रेस किया, देन x5 को बाकी वेरिएबल्स पे रिग्रेस किया, x6 को आपने बाकी वेरिएबल्स पे रिग्रेस किया एंड x7 को आपने बाकी वेरिएबल्स पे रिग्रेस किया। सो यू हैव 6 ऑक्सिलरी रिग्रेशंस। तो ये रिग्रेशंस हम क्यों कर रहे हैं? सी, रिग्रेशन आप रिग्रेशन रन करके आप ये देख रहे हो कि अगर x3
का जो है x3 इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x2 x4 x5 x6 x7, ठीक है। तो यानी कि x2 x4 x5 x6 x7 x3 में कोई रिलेशनशिप जो है एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट मीन्स x3 इज़ कोरिलेटेड विद दीज वेरिएबल्स, x3 is correlated with these variables, ठीक है। So what do we do is we calculate f test for each of these regressions, ठीक है। f test क्या बताता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट वाला लिया दैट x2 को मैंने रिग्रेस किया x2 ऑन x3 x4 x5 x6 x7, ठीक है। तो इसमें मैं f टेस्ट रन करूँगा, इसका r स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा मैं इस रिग्रेशन का, ठीक है। सो f कैलकुलेट करूँगा r स्क्वायर k माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस के। तो अगर ये मेरा f जो है रिजेक्ट हो रहा है, अगर ये मेरा f जो है रिजेक्ट हो रहा है, सो f कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन f क्रिटिकल, ठीक है। व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस हियर? दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मेरा इस केस में जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब x3 x4 x5 x6 x7 मिलाकर x2 में वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। x2 में वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब x2 सीम्स टू बी कोरिलेटेड, x2 सीम्स टू बी कोरिलेटेड विद x3 x4 x5 x6 and x7. x3 x2 seems to be correlated with x3 x4 x5 x6 x7, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? नाउ यू विल हैव टू थिंक कि वेदर यू वांट टू रिटेन x2 इन योर मॉडल और नॉट, कि भाई ये वाला जो वेरिएबल है, जब ये सारे वेरिएबल से कोरिलेटेड है, ठीक है, तो आपको इसको अपने मॉडल में रखना है कि नहीं रखना है। बिकॉज ऑलरेडी जो है कोरिलेशन जो इसका इम्पैक्ट है वो ये कैप्चर कर रहे हैं, बिकॉज ये कोरिलेटेड है। So this is just a possibility that you might want to drop this variable. Whether we drop this variable, we will discuss that कि drop कब कर सकते हैं, otherwise we will. So this is a possibility that you might think of dropping x2, ठीक है। So basically what do you do is, suppose so you have auxiliary regressions, x2 on other variables, x3 on other variables, x4 on other variables, x5 on other variables, and x6 on other variables, and x7 on other variables, ठीक है। you find out the value of f कैलकुलेट करो, ठीक है। f कैलकुलेट करने के बाद you whether check कि null hypothesis मतलब this your null hypothesis is this, r square is equals to 0 and alternate is this, r square not equal to 0। तो अगर आप null hypothesis को रिजेक्ट कर रहे हो तो ये बोल रहे हो कि हाँ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। सपोज इसमें सिग्निफिकेंट, यहाँ सिग्निफिकेंट आया, x3 का इनसिग्निफिकेंट आया, x4 का सिग्निफिकेंट आया, x5 का सिग्निफिकेंट आया, x6 का सिग्निफिकेंट आया, x7 का इनसिग्निफिकेंट आया, ठीक है। तो जहाँ पर इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट तो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि x3 बाकी वेरिएबल से कोरिलेटेड नहीं है, x3 बाकी वेरिएबल से कोरिलेटेड नहीं है, एंड x7 भी बाकी वेरिएबल से कोरिलेटेड नहीं है। सो x3 एंड x7 तो यू शुड डेफिनेटली रिटेन, क्योंकि भाई ये तो बाकी वेरिएबल से कोरिलेटेड नहीं है। x3 एंड x7 यू शुड रिटेन, ठीक है। बट x2 x4 x5, ठीक है, एंड x6 आर कैंडिडेट्स फॉर dropping, मतलब these could be dropped. We will see whether we should drop them or not, but these are some of the variables because they are correlated with others, ठीक है, they are correlated with others, hence these variables जो है we can think of dropping these variables. So these are some of the ways through which you can detect multicollinearity in your data. So one is you have so first one was you have a high R square but few significant individual coefficients. Second is your pairwise correlation coefficients, and third is your auxiliary regressions. Now what are the remedies? So we have discussed कि what is multicollinearity, multicollinearity कैसे आती है,
हाउ डू यू डिटेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, व्हाट आर द इश्यूज़ कि अगर आपके डेटा में मल्टीकोलिनियरिटी है, सो व्हाट आर द रेमेडीज़. So first remedy which some authors have suggested is acquire data or a new sample. Acquire data or a new sample. Now some researchers have suggested that multicollinearity is a sample specific problem. Multicollinearity is a sample specific problem. What do we mean by sample specific problem? See, if you have, जैसे हम कह रहे थे कंजम्पशन वाले में, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेल्थ. तो जनरली जो है wealthy individuals have high income. Wealthy individuals have high income क्योंकि उनके पास वेल्थ ज़्यादा थी, ठीक है. सो मे बी दे एक्वायर्ड बेटर एजुकेशन, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी ज़्यादा. जनरली वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं हाई इनकम. तो इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे डेटा में मल्टीकोलिनियरिटी हो सकती है, बिकॉज इनकम एंड वेल्थ माइट बी कोरिलेटेड. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, बेसिकली यू नीड टू एक्सपैंड योर सैम्पल. यू कैन एक्सपैंड योर सैम्पल बिकॉज ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है ना कि जनरली हाई वेल्थ वाले वेल्दी इंडिविजुअल्स हैव हाई इनकम ऑल्सो. यू कैन एक्सपैंड योर सैम्पल टू इंक्लूड observations of wealthy individuals with low income, कि भाई ऐसे भी लोग होंगे जिनकी वेल्थ ज़्यादा है लेकिन इनकम कम है, ठीक है. फॉर एग्जांपल फार्मर्स हो सकते हैं जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, वेल्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मंथली इनकम उनकी कम है, ठीक है. टू इंक्लूड ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स विद लो इनकम एंड हाई इनकम इंडिविजुअल्स. उल्टा भी हम हाई इनकम इंडिविजुअल्स विद लो वेल्थ एंड हाई इनकम इंडिविजुअल्स विद लो वेल्थ, ठीक है. तो यू नीड टू एक्सपैंड योर सैम्पल. तो अगर आप जब ऐसे ऑब्जर्वेशंस ऐड करोगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इतना ज़्यादा नहीं होगा इनकम और वेल्थ में, क्योंकि आपने और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करनी. तो ऐसा नहीं है कि बहुत जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं की हाई इनकम है. देयर कुड बी people who are not so wealthy but have higher incomes, or people who are extremely wealthy but they have lower incomes. तो उस केस में multicollinearity might reduce, ठीक है. I hope this is clear. So you can expand your sample to include observations, ठीक है. तो मल्टीकोलिनियरिटी इज बेसिकली है सैम्पल्स में एक पर्टिकुलर सैम्पल के लिए ये इशू हो सकता है कि आपने स्मॉल सैम्पल साइज़ लिया है जिसमें आप उन्हीं लोगों के पास गए हो जो वेल्दी हैं और जिनकी इनकम भी ज़्यादा है, ठीक है. Second is now multicollinearity basically means that suppose consumption is a function, जो अभी हम डिस्कस करें इनकम एंड वेल्थ. तो आपको पता है कि इनकम और वेल्थ कोलिनियर हैं, तो इसमें से वेल्थ को ड्रॉप कर दो. तो सेकेंड सोल्यूशन which is often not accepted is dropping a variable from the model. So this seems to be the simplest solution. But dropping this seems to be simplest solution, that is drop one or more collinear variables. ठीक है. But dropping these variables will lead to model specification error. भाई आपकी थ्योरी कह रही है कि कंजम्पशन इनकम पे भी डिपेंड करता है और वेल्थ पे भी डिपेंड करता है.
तो जस्ट बिकॉज कि इनकम और वेल्थ जो है कोरिलेटेड है आपस में, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, सो दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट इन सिंक विद द थ्योरी, यू हैवंट स्पेसिफाइड द मॉडल करेक्टली. सो ड्रॉपिंग दीज वेरिएबल्स विल लीड टू मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर. ठीक है. It might be possible that after dropping certain variables the estimated parameters of the reduced model may turn out to be biased. See, अभी तक हम मल्टीकोलिनियरिटी में डिस्कस कर रहे थे कि अगर लेस देन अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है तब तो आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते अपने कोफिशिएंट्स. अगर लेस देन परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है देन OLS estimators are still blue. OLS estimators are still blue. They are still the best linear unbiased estimators of your population parameters. ठीक है. But if you drop variables from your model, ठीक है, it has been empirically observed that जो अब बाकी के वेरिएबल्स बच गए उनके जो पैरामीटर्स हैं, so उनके जो पैरामीटर्स ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल्स might turn out to be biased. तो यानी कि अब जब आपके जो रिमेनिंग वेरिएबल्स बच गए, तो फॉर एग्जांपल x2 और x3 बच गए, तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 नहीं रहा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 3 नहीं रहा. ये ऐसे एम्पेरिकली ऑब्जर्व किया गया, इसको आपने प्रूव नहीं करना. तो क्या हुआ कि आप तो रेमेडी करने गए थे कि हमारे जो है इंडिविजुअली जो है कोफिशिएंट्स जो है सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से. लेकिन अब आपने क्या कर दिया कि अगर आपने वेरिएबल्स ड्रॉप किए तो अब उस केस में the coefficients might turn out to be biased, which is a much bigger problem. So in this case your remedy can be worse than the disease. ठीक है. So dropping variables from the model, कि आपकी थ्योरी कहती है नहीं वेरिएबल्स आने हैं लेकिन आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, इट कुड बी अ मच मोर सीरियस थिंग टू डू. ठीक है, डेंजरस थिंग टू डू. Another remedy is transformation of variables. इसका let us see an example. Suppose imports, ठीक है, are a function of GDP. Imports are a function of GDP and inflation. कि GDP का तो हो गई because higher GDP represents higher income, so imports will be higher. And inflation could also be the reason कि अगर आपकी higher domestic inflation है, so आप जो है बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे. ठीक है, आप जो है बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे. तो सपोज इन दिस केस योर रिग्रेशन इज दैट y हैव t इज इक्वल्स टू -108.20 प्लस 0.045 x2t प्लस 0.931 y3t plus 0.931 y3t where yt is your imports, your x2t is your GDP and your x3t is your inflation. Now generally there is a high correlation between GDP and inflation कि जितना GDP ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा होता है. जनरली ये ऑब्जर्व किया गया. सो दिस इज़ x3t सर, दिस इज़ x3t. जनरली ये ऑब्ज़र्व किया गया है. तो इसको रिमूव करने का एक ही तरीका हो सकता है विच माइट वर्क इन दिस केस, नॉट वर्क इन ऑल द केसेस, कि आप
जो है इंपोर्ट्स का जो डेटा है उसको भी इन्फ्लेशन से डिवाइड कर रहे हो एंड जीडीपी के डेटा को भी इन्फ्लेशन से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को सी इंपोर्ट्स आर नॉमिनल, जीडीपी आर नॉमिनल, जब उसको इन्फ्लेशन से डिवाइड करते हो तो वो रियल बन जाता है। सो दिस बिकम्स रियल इंपोर्ट्स and this becomes real GDP. This becomes real import and this becomes real GDP. So now you can calculate another regression equation जिसमें आप जो है जिसमें आप so y hat t by x3t. So now this is your new estimated variable. It is minus 1.39 plus 0.0202. ये किसी पर्टिकुलर डेटा से आया है x2t by x3t. So basically now you are taking that real imports are a function of real GDP. Real imports are a function of real GDP. तो आपने अपने वेरिएबल को ड्रॉप नहीं किया मॉडल से, आपने उसको डिपेंडेंट वेरिएबल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज़ वन ऑफ द मेथड विच कैन वर्क बट नॉट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल मेथड. हर क्वेश्चन में तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो इन सम बुक्स यू विल सी कि मल्टीकोलिनियरिटी जो है लिखा ही नहीं होगा. जैसे वूलरिच करके एक टेक्स्ट बुक है विच इज़ अ वेरी गुड टेक्स्ट बुक फॉर इकोनॉमेटिक्स. सो उसमें मल्टीकोलिनियरिटी चैप्टर ही नहीं है. सो सम ऑथर्स डू नॉट कंसिडर दिस प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि इसके रेमेडीज़ भी ऐसे हैं कि जो है देयर आर नो शॉर्ट रेमेडीज़ एंड इन सम केसेस एज वी हैव डिस्कस्ड द रेमेडी माइट बी वर्स दैन द डिजीज़. So is multicollinearity really bad? So the consensus is कि अगर आपने सिर्फ prediction करना है, you want to predict कि जैसे यही कंजम्पशन, इनकम और वेल्थ वाला एग्जांपल था, ठीक है, कि ये डेटा है और आपको जो है किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए प्रिडिक्ट करना है कि इनकम और वेल्थ में कंजम्पशन कितना होगा. तो इन दैट केस मॉडल विद मल्टीकोलिनियरिटी माइट वर्क. A model with multicollinearity might work if aim is only prediction. If the aim is only prediction, but if you have to do reliable estimation, so reliable estimation basically means अगर आपको hypothesis testing करना है, ठीक है, individual coefficients का चेक करना है कि whether they are significant or not, ठीक है. अगर आपने hypothesis को से then multicollinearity is an issue, ठीक है. सो इसमें the best solution could be you, since it's a sample specific problem, you expand your sample, you expand the sample, ठीक है. So I hope this is clear. So this completes multicollinearity.